भी यदि एक प्रोग्राम उस देश में बनता है, इंग्लैंड में, प्रति वर्ष 10 मई से 14 मई के बीच, वो भारत के 1857 को लेके बनता है। और एक संगठन है जिसका नाम है थीव्स, फैमिलीज इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वो 5 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। यानी जितना ज्यादा नुकसान, जितनी ज्यादा अंग्रेजों को तकलीफें भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुई, दुनिया के 72 देशों में नहीं हुई। और उस कड़ी में उन लोगों ने ये नोट कर लिया कि जिस तरह का 1857 हमने भारत में झेला है, दोबारा यदि इस तरह की कोई घटना घट गई, हम उसको झेल नहीं पाएंगे। और इस कड़ी में उन लोगों ने उन बारीकियों पर काम किया कि इस देश में एकता कैसी है, लोग मिलकर कैसे लड़ते हैं, यहां पर धर्म के नाम पर कोई विवाद नहीं, यहां जाति के नाम पर विवाद नहीं, गांव शहर के बीच में विवाद नहीं, मजदूर किसान का विवाद नहीं, स्त्री पुरुष का कोई विवाद नहीं। और यदि इस तरह के विवाद नहीं है यहां, तो फिर इन लोगों की एकता हमारे लिए खतरे में होगी। और उन लोगों ने बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई। उस रणनीति के तहत हमें उसके लिखने पर रोक लगा दी, यानी इंडियन नहीं लिखेंगे 1857 पर, और लिखेंगे तो पनिशमेंट होगी। और अंग्रेज, रिकॉर्ड के अनुसार मैं शेयर कर रहा हूं, 1860 से लेकर 1864 तक 92 अंग्रेज, उनको ड्यूटी दी गई रिसर्च करो आप 1857 पे, और ध्यान रहे इनके नायक नायिकाएं उभर ना पाए, उनके ऊपर दाग लगा दो, ऐसी परिस्थितियां विकसित करो कि ये अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्र का इनसे कोई वास्ता नहीं था। हमें लिखने पर रोक। वहां 92 लोगों को पीएचडी का स्पेसिफिक काम, हरियाणा को लेके भी राव तुलाराम की इमेज कैसी बनानी है, अलग पीएचडी हुई। नाहर सिंह के ऊपर क्या बात करनी है, इस तरह की बात हुई। हिसार में किस तरह का घटनाक्रम हुआ, इस तरह की अलग अलग काम हुआ। यानी एक मकसद के साथ इन लोगों की इमेज खराब करनी है, और हमारा मकसद और होगा, हमारी कुर्सी बचनी चाहिए। इस मानसिकता के तहत वो लोग काम करते हैं। और इस मानसिकता के तहत थोड़ा सा और चुनौती बढ़ गई कि कुल 3% साक्षरता थी हमारी, और जो लोग थे पढ़े लिखे, उनमें से 90% से ज्यादा अंग्रेजी सेवा में थे। वो तो वैसे भी नहीं लिखेंगे, तो इसलिए लिखने की क्षमता उस तरह की भी नहीं थी। और उदाहरण आपके सामने है कि 1938 में लिखी कविता समुद्रा कुमारी चौहान ने कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। उसको 2.5 साल की कैद हुई। घटना 1857 की, मोड़ 1938 का, कविता लिखी झांसी की रानी पर और कैद होगी। तो मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि एजेंडे, प्लानिंग, मिशन शुरू कहीं से होता है। बहुत बार हम उनकी बारीकियों में नहीं जा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हाँ, समय के साथ कुछ लोग होते हैं जो इन चीज को आगे लेके जाते हैं। बस 2-3 लाइन लेकर फिर मैं और अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में मेरे पूर्वजों को ये मालूम था, समझ में आ गया था कि ये लोग चालाकी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लिखने नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं लिखेंगे, हम गा देते हैं, हम चुटकुले बना देते हैं, हम कहानियां बना देते हैं। हमने 1857 अलग तरह से याद किया कि देश गुलाम फिरंगी राजा, घूम घूम का पीना हो, अपने घर में हुक्म जैसी के बंदे का जीना हो, कित प्रजा में पार करावे जब राजा मेरा को मिला। अब कितने साफ सुथरे ढंग से ये बात क्लियर हो गई
या फिर वही गायक कहता है कि व्यापारी गोरे राजा बनके जुर्मी गणे क्रूर हो गए, बात बात पर टैक्स लाए हम बेगर बेकसूर हो गए, न्यू तंगा कहना हिंदू मुस्लिम वीर सुरमा नर नारी न्यू लड़न ने मजबूर हो गए। तो आप देखिएगा कंसेप्ट, देखिएगा पहलू कि उन लोगों ने कैसे उन चीजों को उस दृष्टिकोण से इस सारे पहलू के साथ साथ चर्चा मिली। तो ऐसी स्थिति में वो 1857 का संदर्भ इस तरह का रहा, और फिर यही नहीं, लिखने के समय में बहुत कुछ लिखा। 1910 से 1912 एक E.F. जोसेफ नाम का व्यक्ति रोहतक का डीसी था, डिप्टी कमिश्नर था। उस व्यक्ति ने एक नई किताब लिखी और उस किताब को हरियाणवी अंग्रेजी की डिक्शनरी के नाम से हम जानते हैं। हरियाणा को गणे लगभग 7 साल हो गए हैं, आज हम हरियाणवी और हिंदी की डिक्शनरी ठीक ढंग से तैयार नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में E.F. जोसेफ 1910-12 में हरियाणवी हिंदी की डिक्शनरी लिखते हैं और लिखते समय एक बात लिखते हैं अपने वाइसराय से उसका विमोचन करवाने के लिए कि मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं कि ये लोग दिल्ली के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और हम दिल्ली को राजधानी बनाने का लगभग फैसला कर चुके हैं। यानी 1903 में कागजी तौर पर दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला कर लिया था, 1911 में दिल्ली को राजधानी बना दिया था और रोहतक की बाउंड्री दिल्ली के साथ लगती थी। हरियाणा उस समय तक दिल्ली का जिला था। हरियाणा की सोनीपत तहसील जो दिल्ली की सोनीपत तहसील थी उसको रोहतक के साथ जोड़ दिया, फरीदाबाद को दिल्ली से तोड़कर गुड़गांव के साथ जोड़ दिया। तो हम दिल्ली को राजधानी बनाने वाले हैं और मैं इसके बिल्कुल समीपवर्ती इलाके का डीसी हूं और मैंने हरियाणवी से अंग्रेजी डिक्शनरी बनाई है और मेरा एक मकसद है कि मैं जो है इस किताब को लिखकर इस इलाके के लोगों को समझ सकूं और इन लोगों के जो भगावती तेवर हैं उनको समझकर, इनकी परंपरा और इनके फेस्टिवल और उन चीजों को समझकर इन लोगों को इस काबिल बना दूं कि हमारे खिलाफ ये विद्रोही ना बने और हम अपना राज, लंबा राज चला सके। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो 1857 का कंसेप्ट हो, चाहे वो E.F. जोसेफ की किताब हो, यदि हम उन पहलुओं की बात करते हैं उसके आधार पर तो ये लग रहा था कि अंग्रेजी राज जितना टिकाऊ है इस देश में और हो सकता है, तो उसका तोड़ इन लोगों के पास नहीं है। क्योंकि 1857 में जिस तरह से लोगों को दंडित किया था, जिस तरह की जो कार्रवाई की गई थी वो बेमिसाल क्या, उसके बारे में तो क्रूरता की कोई सीमाएं नहीं है। हरियाणा में 27 जगह लोगों को तोप से उड़ाया गया। हरियाणा के लोगों को 23 जगह रोड रोलर के नीचे कुचला गया। मैं बाहर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, अपने आसपास के इलाके की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें ये लगे कि जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, मेरे पूर्वज चादरा तान कर सो नहीं रहे थे, वो कदम ताल कर रहे थे, वो भी लड़ रहे थे और उनकी भी मंशा थी, उनकी भी सोच थी। और सोच क्या थी, क्योंकि समय स्थितियां ज्यादा इजाजत नहीं, फिर भी मैं टच करके जरूर जाना चाहूंगा क्योंकि मकसद बहुत गहरा है। और गोष्ठी में ये मैंने पहले कहा कि उस गोष्ठी को लेकर यदि मैं भगत सिंह या उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलू की बात करूंगा, उससे बेहतर हमें उस सारी पृष्ठभूमि को मैं आप लोगों के साथ साझा करके लेना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में जब रोड रोलर से कुचला जाता होगा, जब लोगों को तोप से उड़ाया जाता होगा, जब जो है बेरी के पेड़ या पीपल के पेड़ के साथ किसी व्यक्ति को यूं बांध कर उसके शरीर में गुलमेट ठोक दी जाती थी, या जब उनके मुकदमे होते थे उनकी क्या चर्चा होती थी, तो उन लोगों के कंसेप्ट को पढ़ के बहुत कुछ अलग समझ में आता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वो लड़ाई नहीं जिसको हम कागजों में मानकर और 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक रस्मी तौर पर मनाकर इनको आगे समझते हुए सिर्फ एक घटना समझकर चलते हैं, इससे बहुत कुछ आगे है। क्योंकि घटनाक्रम बहुत बड़ा है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन एक घटना को कहकर आगे बढ़ा रहा हूं। क्योंकि हिसार
उस समय काफी बड़ा जिला था, भिवानी भी उसकी तहसील थी। घटनाक्रम इस इलाके में भी खूब हुआ। 19 अगस्त 1857 को हिसार के नागौरी गेट पे एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लगभग 10,000 के आसपास मेरे पूर्वज पूरे के पूरे इस इलाके से इकट्ठे होते हैं। 10:35 के आसपास 438 लोग मौके पर लड़ते हुए मारे जाते हैं। और उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नागौरी गेट नहीं टूट रहा है, और नागौरी गेट जब नहीं टूट रहा तो 438 लोग उसको तोड़ने की स्थिति में जब थे, उस प्रक्रिया में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आखिर लोगों ने फैसला किया कि किला तो तोड़ना है, हाथी लेकर के हाथी से दरवाजे को तोड़ने के बाद उनके पास जेरी थी, भाले थे, गंडासे थी, कुल्हाड़ी थी, अंदर तोप थी। अब जेरी, गंडासे, कुल्हाड़ी, गंडासे से कैसे किले का दरवाजा टूटे? तो उन लोगों ने यहां तक की परिस्थिति की कि हाथी को ले आए और उस किले की गेट के ऊपर जो दरवाजा लगा था उसमें 8-8 इंच की कील लगी हुई थी, ऐसी कील जो है ताकि हाथी को लाए। और हाथी को जब लाए तो जब हाथी उससे टकराया तो 8-8 इंच की कील उसके माथे में, चेहरे में गड़ी। हाथी में हिम्मत नहीं हुई। उन पूर्वजों की हालत क्या रही होगी, मैं सिर्फ उस परिस्थिति को देखकर शेयर करना चाहता हूं। ज्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है, ताकि मैं आजादी और गुलामी की परिस्थितियों को समझते हुए इस संदर्भ को ले सकूं। दूसरा हाथी लाए, फिर लगा कि कहीं ऐसा ही ना हो जाए। एक व्यक्ति जिसका नाम बहुत ज्यादा कल्याण होता, लेकिन कहीं कहीं रिकॉर्ड में गुरबख्श सुनने में आता है, आगे पीछे कुछ नहीं लगता। उसने कहा फिर यही हालत हो जाएगी तो फिर क्या किया जाए? कहते ले आओ हाथी, कीलों में पैर अड़ा के दोनों साइड और ऊपर कील पकड़ के, और कहता है ले आओ हाथी को। और हाथी आया और हाथी ने नागौरी गेट को टक्कर मारी, गेट टूट गया। लेकिन गुरबख्श सिंह की शहादत का क्या मतलब रहा होगा? जब आजादी की बात करते हैं वो चीजें उस संदर्भ में समझ में नहीं आती। 235 लोगों की डेड बॉडी उस इलाके में बिखरी हुई मिली। 123 लोग आज के हिसार के बस स्टैंड और किले के बीच में जो सड़क है उसके ऊपर लिटा दिए गए। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम मिल्डवे है, सिर से सफेद टोपी उतारकर हवा में लहराता हुआ कहता है तुम में से कोई भी उठ के जाने के लिए तैयार हो, उठ के जा सकता है। यहाँ रजिस्टर रखा है टेबल पर, अंगूठा लगाओ। मैं बगावत का रास्ता छोड़ के अपने घर जाना चाहता हूं। और उन 123 लोगों में से, मेरे पूर्वजों में से जो पूरे जिले के थे, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, एक भी नहीं उठा। कहना आसान है, पहले की बाजू पर, टांग पर, सिर पर रोलर आया होगा, मुंह से आवाज निकली होगी, खून की धार निकली होगी। दूसरे ने क्या महसूस किया होगा, तीसरे ने क्या महसूस किया होगा। 123 आदमी 123 बार मरा होगा। और यदि उसके बाद भी उसमें हिम्मत नहीं आ रही उठने की कि मैं उठ के जाऊं, केवल एक ही उसके दिमाग में सवाल रहा होगा, मैं उठ के जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा? गुलामी की जिंदगी से बेहतर है इस मिट्टी में मिल जाऊं और इस मिट्टी में मिलकर एक नई तरह की जिंदगी और इस सत्ता के खिलाफ बगावत का नया रास्ता अपना लूं। तो 1857 समझ में आता। तो इन स्थितियों के बीच में जब लंबे समय तक हम उस मोर्चाबंदी के खिलाफ मैनेज नहीं हो पाए, तो जरूरत पड़ी कि हथियारों की लड़ाई के साथ साथ हमें वैचारिक लड़ाई, संगठनात्मक लड़ाई लड़नी होगी। और उस संगठनात्मक लड़ाई का रिजल्ट रहा 1885 में कांग्रेस का जन्म। और कांग्रेस के जन्म के तौर पर ये चीजें आगे चली। पहले 20 साल ये उदारवादी रही, उसके बाद के लगभग 12-15 साल उग्र राष्ट्रवादी रहे, लाल बाल पाल के नेतृत्व में रहे। आप किताबों में पढ़ते हैं, मैं इस चीज को नहीं जा रहा। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद इस संगठन के माध्यम से जिस तरह से लोग इकट्ठे हो रहे थे, मंच पर आ रहे थे, एक उपलब्धि थी इनकी अभूतपूर्व कि इन लोगों ने वो 1857 का दर्द, वो जख्म, वो भय कि यूं रोलर के नीचे कुचला जाएगा, लगभग खत्म कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रीय आंदोलन की खूबसूरती का पहला पहलू था
कि जो लोग उम्मीद करते थे कि हम सदा सदा के लिए यहाँ पर काबिज हो जाएंगे, लोगों के मन से एक डर वो लोग निकालने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ जहां ये है, वहीं 1900 से 1918-19 के बीच एक और मूवमेंट भी चल रहा है जिसको हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। और उस क्रांतिकारी आंदोलन में चाहे करतार सिंह सराभा हो, चाहे लाला हरदयाल हो, चाहे श्याम जी कृष्ण हो, चाहे महेंद्र प्रताप जैसे लोग हों, वो लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और निश्चित तौर पर अलग अलग तरह की लड़ाइयां अलग अलग संगठन के लोग लड़ते हैं। और उन लोगों की हिम्मत देखिए कि भारत से बाहर जाकर सात समुद्र पार में सैन फ्रांसिस्को में जाके गदर पार्टी की स्थापना करके और कामागाटा मारू नामक एक जहाज कनाडा से किराए पर लेकर इस देश पर आक्रमण करके एक नई तरह की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और शायद आप जानते हैं कि उसको लीड करने वाला जो व्यक्ति था वो करतार सिंह सराभा था, और सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे लोग उसको लीड कर रहे थे। और इन लोगों ने अपने संगठन में अपने गदर जो अखबार है उसका विज्ञापन, पहला ही विज्ञापन पढ़ा होगा, जब उन्होंने कहा जरूरत है ऐसे भारतीयों की जिनको वेतन के रूप में मिलेगी मौत, जिनको कार्यस्थल होगा युद्ध का मैदान, जिनके भत्ते होंगे देश के लोग याद करेंगे। यदि ऐसे लोग हमारे इस विज्ञापन के अनुसार आना चाहते हैं और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उतरना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो आइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे संगठन में, मेरे मंच पे आने वाले लोग जिस तरह से भंडारे में जब हम खाना खाने जाते हैं, बाहर जुत्ती निकाल के फिर बैठते हैं, तो अपने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र सारी बाहर निकाल के आइए और इस विज्ञापन की सोच के अनुसार आगे बढ़िए। यही हमारा दृष्टिकोण है, यही हमारा कंसेप्ट है। तो कितनी क्लियर बात थी। और उसके बाद भी 42,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। यानी ऐसा नहीं, विज्ञापन भी साफ है, चीजें भी क्लियर हैं, लेकिन कंसेप्ट उस दौर का आ गया था। तो वो क्रांतिकारी आंदोलन जो अपने अपने ढंग से आगे बढ़ता है, और उसी में उन गदरी लोगों में से, उन सिंगापुर के सैनिकों में से आप जानते हैं कि 46 लोग जो सरेआम खड़े करके गोली से उड़ाए गए, तो उनको पहला प्रपोजल दिया गया कि आप लोग दीवार की ओर मुंह कर लीजिएगा, हम आपको गोली मारेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम डरपोक नहीं है, आप हमारी पीठ पे गोली मत मारिए, आप हमारी छाती पे गोली मारिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप मंकी कैप ले लीजिएगा या आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा क्योंकि गोली मारनी है। उन्होंने कहा ये भी मंजूर नहीं, आपको गोली मारनी है, गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों, सैनिकों को मंकी कैप दी गई, गोली चलाने वालों को दी गई, और वो लोग गोली सामने खड़े होकर 46 लोग एक जगह पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। और देखिए उन लोगों का विजन, कंसेप्ट। उनमें से एक व्यक्ति, नाम ज्यादा क्लियर नहीं होता लेकिन हिसार जिले का ही बताया गया है कोड में, सेक्रेटरी कोड में, एक व्यक्ति की सूझबूझ यहां तक की थी, तो उसने अपने सामने गोली चलाने वाले व्यक्ति को कहा, अरे युवक काफी उत्साही लगता है, थोड़ा सोच के निशाना लगाना, इंसान पे गोली चला रहा है और इरादे के साथ चलाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपकी गोली को झेलने के लिए तैयार हैं। तो सोच सकते हैं उन लोगों की दायरे, उन लोगों की सोच। मैं ये बात इन संदर्भ में कह रहा हूं कि हम जब भगत सिंह और उनके साथियों को, उनकी लड़ाई और उनके त्याग और संघर्ष को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो सारी पृष्ठभूमि उन लोगों के पास भी है जो उन्होंने कीर्ति अखबार के अलग अलग पहलुओं पे दी, या उनकी 404 पेजेस की डायरी में भगत सिंह के देखने को मिल जाते हैं। उन सारे पहलुओं के बीच में ये सारे के सारे किस्से अलग अलग अंदाज से दिखते हैं। और फिर दूसरे दौर का, इधर महात्मा गांधी जी के हाथ में देश की आजादी की बागडोर, जो लड़ाई की बागडोर आती है, तो दूसरी ओर 1922 से 1932 के बीच का जो दौर है वो भगत सिंह और उनके साथियों के नेतृत्व में आगे चलता है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ठीक ठाक संपन्न खाता पिता परिवार, उसमें जन्म लेकर भगत सिंह और उनके साथी किस दृष्टिकोण से आगे बढ़े, उसके अलग अलग पहलू हैं। तो ऐसी स्थिति में
इन क्रांतिकारियों में, इनकी विचारधारा में आप अमीरी से अमीरी का पहलू देख लीजिएगा, गरीबी से गरीबी का पहलू देख लीजिएगा, कोई मतभेद नहीं था। अमीरी देखे तो अस्पाक खुला खांकी देखे, 13 रेलवे स्टेशन लगते थे, उस आदमी की कितनी बड़ी जमींदारी थी। और उसको फांसी देते समय जज लिखता है उसके केस में, उसके मुकदमे को बाइंड अप करते समय कि इतना छैल छबीला था ये लड़का, 6 फीट से ऊपर हाइट थी इसकी। यदि फिल्मों में जाके और हीरो का रोल करता तो नंबर 1 पर उसकी डिमांड होती, लेकिन ये दिशा भटक गया और मुझे दुख है कि मुझे इसको फांसी के फंदे की ओर भेजना पड़ रहा है। ये जज कह रहा है ऐसी स्थिति में तो कितनी बड़ी जमींदारी रही होगी जब 13 उसके रेलवे स्टेशन लगते थे। दूसरी ओर गरीबी का लेवल देखें तो चंद्रशेखर आजाद की गरीबी देखें। अपनी डायरी में एक जगह लिखते हैं कि ठीक है जिंदगी जितनी है जा रही है या चली गई, लेकिन मैं याद नहीं मुझे कि पूरी जिंदगी कभी शायद ही भरपेट रोटी खाई। यानी पूरी जिंदगी वो कह रहा है कि शायद ही भरपेट रोटी खाई होगी। तो आप अमीरी का अंदाजा लगाइए, गरीबी का अंदाजा लगाइए और उस कड़ी में उन लोगों के प्लान देखिए, चाहे वो HRA की प्लान थी, चाहे उसको उन्होंने बाद में HSRA में कन्वर्ट किया, लेकिन कंसेप्ट साफ था कि हमारी लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। और जब इन दोनों लड़ाइयों को हम अपनी तरह से काबू कर लेंगे, फिर हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे, हम जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे। छुआछूत की समस्या के ऊपर कितना लिखा है शहीद भगत सिंह ने और अलग अलग ढंग से उनको कहने का प्रयास किया है, वो अलग पहलू है। आप लोग जानते हैं कि जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई थी, आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं बेबे के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बेबे वो माँ को बोलते हैं और इस समय माँ तो नहीं थी, क्योंकि जिस कोठरी में भगत सिंह और उनके साथियों को अलग अलग रखा गया था तो वहां पर आज की तरह से फ्लैश सिस्टम नहीं हुआ करता था, बल्कि उसी कोठरी में उनको जो है अपनी क्रियाएं करनी पड़ती थी, सोच इत्यादि। और वहां पर कालू राम नाम का एक व्यक्ति जो है वो सफाई करने की बात करता था। तो भगत सिंह कहता था कि बचपन में ये सफाई करने का काम मेरी माँ ने किया था, अब आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बेबे के रूप में स्वीकार करता हूँ। और आखिरी इच्छा जो उन्होंने की थी कि मैं बेबे के हाथ का, उनके घर का बना हुआ खाना खाना चाहता हूं, और वो खाना लेकर आ भी गए थे। और लेकिन क्योंकि फांसी की सजा 12 घंटे पहले हो गई, वो जो है थैले में रोटियां साथ लिए कालूराम घूम रहा था, उस समय तक परिस्थितियां बदल गई थी। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को जो आजादी की लड़ाई के उस मोड़ पर खड़े थे, उस मोर्चे पर खड़े थे, वहां इन लोगों की अपनी अपनी भूमिकाएं थी। इन लोगों को ज्यादातर जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर थे और लड़ाई के हर मोर्चे पर ये जानते थे कि यदि सत्ता परिवर्तन है तो किस तरह का है, किसकी क्या भूमिका है, उसके अलग अलग पहलू हैं इस बारे में। और जो लोग अंग्रेजी सत्ता से जुड़े हुए ये कहा करते थे कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमारे राज में सूरज अस्त नहीं होता और दुनिया में कोई हमें ताकत से मिटाने की कोशिश करेगा तो बहुत बड़ी बेवकूफी का शिकार होगा, क्योंकि हमें ताकत अपनी तो प्रयोग ही नहीं करनी, ताकत लोगों की प्रयोग करनी है। लेकिन उस ताकत का एहसास आप कर सकते हैं, अपना कानून, उनकी अपनी व्यवस्था, जिसके तहत फांसी का दंड 24 मार्च को सुबह 7:20 पे देना। तो ऐसी स्थिति में आप इतने ताकतवर हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप 12 घंटे पहले उन लोगों को फांसी देने पे मजबूर हो रहे हो। उस दिन सरकार का रिपोर्ट मानता है कि 23 तारीख को लगभग 4:30 बजे तक 3,85,000 लोग लाहौर पहुंच गए, और यदि अगले दिन सुबह तक पहुंचते, सरकार का मानना है कि यह संख्या 10 लाख से ज्यादा होने वाली थी। तो सरकार को लग रहा था कि इन लोगों को कैसे संभालेंगे, क्या कहकर संभालेंगे, कैसी व्यवस्था होगी। और आप सब जानते हैं कि उन बच्चों को जब मृत्युदंड दी गई और उसके बाद उस प्रोसेस में जो है मृत्युदंड तक पहुंचे सजा के बीच में,
शहीद भगत सिंह के वजन में लगभग 3 किलो 800 ग्राम की वृद्धि हुई थी। सुखदेव के वजन में 2.25 किलो वृद्धि हुई थी। राजगुरु के वजन में लगभग 2.25 किलो वृद्धि हुई थी। दुनिया के इतिहास में एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहां किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी जाए और फांसी की सजा सुनाने के बाद वेट भरने की परिस्थितियां हों। अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 23.5 साल की जिंदगी में शहीद भगत सिंह ने 726 दिन जेल में गुजारे। 123 दिन अलग अलग समय पर उन्होंने भूख हड़ताल की हर व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन पूरे के पूरे जेल एडमिनिस्ट्रेशन में, जेल रिकॉर्ड में आप पाएंगे, जेल प्रशासन के लिए शहीद भगत सिंह उनके साथी कभी दर्द नहीं बने, कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। लड़ाई है तो कानूनी है, व्यवस्थागत है, कोई धक्काशाही नहीं रहेगी। भूख हड़ताल के टाइम में कितनी बार ऐसे मौके आते कि उनके यहाँ उनकी भूख हड़ताल को खराब करने के लिए दूध भर दिया जाता पानी के मटकों में और वो लोग मटका छोड़ देते थे। और 63 दिन की शहादत के जो है जतिन दास की रही और किस तरह के वो काम रहे। और इन लोगों की जो गतिविधियां हैं उनको हम अलग अलग पहलू से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इन सब लोगों की इन पहलुओं पर चर्चा करते हैं तो अंग्रेज सत्ता की चालाकी का भी पता चलता है, ताकत का भी पता चलता है, व्यवस्था का भी पता चलता है, कमजोरी का भी पता चलता है। और अल्टीमेट रिजल्ट जो है कि उन लोगों ने जिस तरह का भय रहा, जिस तरह की बात रही कि इंग्लैंड की संसद में भगत सिंह का केस डिस्कशन, यानी भारत में जिस तरह की प्रक्रियाएं रही, केवल एक ही व्यक्ति है जिसके केस के ऊपर इंग्लैंड की संसद में डिस्कस हुआ और उस बारे में उन लोगों ने जो फैसला लिया वो एक अलग पहलू है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि एक ठीक ठाक परिवार से निकलकर एक वैचारिक तौर पर संगठन को दिशा देने वाले लोग और उनके ऊपर चर्चा के अलग अलग पहलू कहां पर होते हैं, जब उस अंदाज से देखते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेजी सत्ता क्या थी, उसकी स्थितियां क्या थी, उसकी व्यवस्थाएं क्या थी और उसको धराशायी करने के लिए इन लोगों ने किस तरह की प्लानिंग की और जिसके चलते हुए हमें 23 मार्च जैसे दिन को इस रूप में मनाना पड़ रहा है, शहादत के रूप में। और वो उस दिन भी प्रेरणा के स्रोत थे, आज भी प्रेरणा के स्रोत थे। किस तरह से जेल की पिछली रसोई की खिड़की को तोड़ के डेड बॉडी को ले जाया गया, लकड़ियों वाले ट्रक के अंदर उनकी डेड बॉडी को ले जाकर हुसैनी वाला पे आधी अधूरी जो उनकी चिताएं तैयार हुई, हुसैनी वाला के लोगों को फिर पता चल गया, फिर भी वो चले गए और उनकी अर्ध जली लाशें जो है सतलुज के अंदर बहा दी। अगले दिन जब माँ गई वहां पर और माँ को एक मुट्ठी राख मिली विद्यावती कौर को कि क्या स्थितियां हैं, दो हुई बातें कहती है वो और उस संदर्भ में चर्चा करती है कि जिस दिन भगत सिंह ने केस कटवाए थे सैंडर्स मर्डर के बाद और वो जेल में जा रहा था तो वो मेरे सामने आया तो यूं बेड़ियां बजाता हुआ आ रहा था और मैंने पूछा, अरे बेटा तेरे तो केस चले गए। तो भगत सिंह ने कहा था, माँ ये भी तो केस गए हैं, बोटी बोटी भी जाएगी और बोटी बोटी न्यू देश के काम आएगी और ये बेड़ियां है ना, ये आभूषण है। कहता बेटा तू तो बेड़ियों में ही अच्छा लगता था और आज ये राख की चुभती उठा के मुझे जाना पड़ रहा है। चलो फिर भी जन्म तो दिया है, लेकिन इस राख को मैं तिलक लगा के याद करूंगी और निश्चित तौर पर मेरा बेटा देश के काम आया, इसके लिए मैं भी तेरे को नमन करती हूँ और तेरे बापू सरदार किशन सिंह को भी कहूंगी कि जो बेटा था वो निश्चित तौर पर हमने वही चुना था जिसको जरूरत थी, जिसके अलग अलग पहलू थे। तो ऐसी स्थिति में उस परिवार का माता, उस पिता की सोच, उस माँ का दृष्टिकोण कि 3 मार्च को मिल रहे हैं, 23 को फांसी मिलती है क्योंकि 20 दिन के बाद परिवार के सदस्य मिलने की बात नहीं होती और उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, जो रास्ता तुमने अख्तियार किया वो ठीक है और हमारा समर्थन तेरे पास है, तेरे साथ है। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार, वो शहादत, उन चीजों को अलग अलग अंदाज से देखते हैं तो वो सारा का सारा पहलू नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी बातों के बीच में
जिस संदर्भ में ये लोग थे, जिस संदर्भ में ये लोग लड़ाई कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो उपनिवेशवाद था, वो साम्राज्यवाद था। पूरा का पूरा यूरोप जो है वो डोमिनेट हो रहा था। देश की आजादी की लड़ाई अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग ढंग से लड़ी जा रही थी। हर मोर्चे पर अपनी तरह के लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी तरह के लोग। पहले दौर में भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को अपना आदर्श माना, लेकिन एक स्टेज पर जाकर वैचारिक मतभेद हो गया। और वैचारिक मतभेद यहां तक हो गया जिसको, क्योंकि पंजाबी थे दोनों, एक दूसरे को फिट्टे मुंह बोल दिया। और फिट्टे मुंह पंजाबी में काफी बड़ा शब्द होता है कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम मेरी ना देखना। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव उस स्थिति में जिस आदमी को बोल रखा है कि फिट्टे मुंह, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, वो घायल होते हैं, मरते हैं। और जब जो है दुर्गा बोहरा चिता पर जब जलती हुई अग्नि के समय कहती है, लगता है इस देश के युवाओं के शरीर में खूनी पानी हो गया है और राष्ट्रीय नेता का निधन हो गया है, ये बदला लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग कहते हैं कि भाभी ज्यादा बस इसके ऊपर और बात मत कहिए, 1 महीने में यदि आपको परिणाम ना दे दें तो हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो सोच कि वैचारिक मतभेद होने के बाद भी किस तरह से तालमेल बनाकर काम करते हैं, क्योंकि उद्देश्य साफ था कि सत्ता और व्यवस्था किस तरह की है। तो यूरोप का राष्ट्रवाद विश्व के 2 जो युद्ध हैं उस दौर के थे, उस सारे दौर में एक अलग तरह का ताना बाना था। पूंजीवाद अपने अलग दौर में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से, कृषि क्रांति के माध्यम से लोगों में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति विकसित कर चुका था। लोगों की जिंदगी और सोच ने तुलना और प्रतियोगिता को ढाल चुका था। ध्रुवीकरण 2 थे दुनिया के उस दौर में। आर्थिक मंदी बहुत ऊंचाई के मोड़ पर खड़ी थी। हिटलर और मुसोलिनी अपनी बुलंदियों को ऊंचाई पर ले गए थे। और आर्थिक मंदी केवल 2 ही देशों में नहीं आई थी, जैसा कि आप जानते हैं, एक रूस में और एक टर्की में। रूस में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि 1917 की क्रांति के बाद जिस तरह का आर्थिक एकीकरण किया गया था, उसके बाद केवल ये देश उससे नहीं। और टर्की में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा ने नए आर्थिक सुधार कर लिए थे, स्थितियां बदल दी थी। तो वो दौर था, विचारधारा के तौर पर लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा था, कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट था। कार्ल मार्क्स के ऊपर पढ़ने के लिए नई तरह की होड़ थी, नए नए विषय साइंस में, सोशल साइंस में आ रहे थे। तो ये वो दौर था जिस दौर में भगत सिंह और उनके साथी अपने आप को तैयार कर रहे थे और उस लड़ाई को लड़ते हुए नई तरह की पृष्ठभूमि बना रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आज हम कहां खड़े हैं, इस तस्वीर को लेकर फिर मैं आगे चलना चाहूंगा। आज यदि हम दुनिया की बात करें, उद्योगों की प्रकृति बदली है। हमें चीजें मिलती हैं, बनी हुई चीजें मिलती हैं, उनकी फैक्ट्री कहीं नहीं दिखती, बनती कहीं और है और जुड़ती कहीं और है, बिकती कहीं और है। उद्योगों की प्रकृति में आईटी, टेक्नोलॉजी, नए उपकरण और अब तो एआई भी बिल्कुल नई तरह के मोड़ पर आ गया है। साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद में चला गया, उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद में चला गया, पूंजीवाद व्यापारिक पूंजीवाद से, औद्योगिक पूंजीवाद से अब वित्तीय पूंजीवाद में, और वित्तीय पूंजीवाद के बाद अब डाटा पूंजीवाद में प्रवेश कर चुका है। तो चुनौतियां बिल्कुल अलग मोड़ पर आई हैं। दुनिया जो 2 ध्रुवीय हुआ करती थी वो अब एक ध्रुवीय होकर और एक व्यक्ति के इशारे पर किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और व्यक्ति भी वो, यानी जिस देश की जनता को हम पढ़े लिखे और सब कुछ व्यवस्थित मानते हैं, उनको मालूम था कि कैपिटल हिल पर किस तरह से कब्जा करके और सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया। यदि वो लोग अपने देश में इस तरह से ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी समझदारी के ऊपर भी क्वेश्चन करने की परिस्थितियां बनती हैं। तो एक ध्रुवीय विश्व है। विचारधारा कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो गैर धार्मिक हो, चाहे और कोई भी हो, लगभग हर एक आज खतरे में है, कोई भी विचारधारा नहीं है। और ऐसी कड़ी में
कट्टरवाद बढ़ रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है और पर्यावरण का संकट एक नई तरह का संकट हो रहा है। ये दुनिया की तस्वीर है जिसको हम इस रूप में देखते हैं। जहां तक मेरे भारत की तस्वीर का सवाल है, आजादी के बाद इन लगभग 8 दशकों में हमने बहुत कुछ पाया है। निश्चित तौर पर अनाज के लिए तरसने वाला व्यक्ति और अनाज के लिए दर दर की उस पे हाथ में कटोरा लेकर जाने वाले लोग आज इस स्थिति में हैं कि हमारा अनाज सड़कों पर मंडियों में पड़ता है और गोदाम नहीं है बनाने के लिए, हमारे पास उसको रखने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में हम हर जगह हर लेवल पर गए हैं। कृषि उद्योग व्यापार हमने बहुत अच्छा दिया है, हमने बहुत जगह विश्व में पहचान बनाई है। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत कुछ अभी पाना बाकी भी है। दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दुनिया की सबसे ज्यादा अशिक्षित और दुनिया के सबसे ज्यादा बेघर, दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित लोग मेरे देश में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस मोड़ पर भी खड़े हैं। हमने अतीत की अधूरी कमजोर व्याख्या करनी शुरू कर दी है। बहुत अजीब है, यानी हमने चाहे स्वतंत्रता आंदोलन है या उससे पहले का है, जितनी मुझे सूट करती है उतनी लाइन तो मैं उठा लेता हूँ, अगली लाइन मुझे सूट नहीं करती, अगली मैं छोड़ देता हूँ, फिर वहां से कोई और ले लेता हूँ, फिर तीसरी के साथ कोई और मिला लेता हूँ। तो अतीत की अधूरी व्याख्या और उसका स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में विश्लेषण, कई जगह जरूरत हो तो उस आदमी को पॉजिटिव यूज कर लो, जहां जरूरत ना हो उसको नेगेटिव कर लो, और ना भी हो तो कम से कम जाते जाते उसके दामन पे छींटे तो मार ही दो, धोते रहेंगे, करते रहेंगे, लिपटते रहेंगे। वो सारी की सारी चीजें हम उस मोड़ पर खड़े हैं। शहीदों को हमने शहीदों के रूप में जानने के बजाय उनकी पहचान धर्म से, जाति से, भाषा से, क्षेत्र से और अलग अलग राजनीतिक दल की कसौटी पर अलग अलग ढंग से कसने शुरू कर दी है। हम मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे बल्कि नई पैदा कर रहे हैं। पहली इसलिए हम भूलते हैं क्योंकि दूसरे उससे बड़ी आ जाती है, तीसरी उससे बड़ी आ जाती है और हम उन चीजों से दूर होते जाते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करते हैं, फेस्टिवल्स को बहुत अलग ढंग से करते हैं। और संक्रमण के इस दौर में हम बहुत विरोधाभासी जिंदगी जी रहे हैं और उस विरोधाभासी जिंदगी में हम लोग जब सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी की स्थिति देखते हैं, चाहे सब्जी किसी की भी किसी भी रूप में रखी हो, हम सबको मालूम है कि वो सब्जी किसी ने किसी की पतीली हो, किसी ने किसी के प्रेशर कुकर का हिस्सा बनेगी, जिस रूप में पड़ी होती है। तो उसकी स्थिति ये है। और हम जूते जब खरीदने जाते हैं शोरूम में और एयर कंडीशन पे होते हैं, अर्थात खाने की चीज को हम कैसे संभालते हैं, पाँव में पहनने की चीज को हम कैसे संभालते हैं, और इसको हम विकास कहते हैं। हम गाड़ी पे चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, सुविधाजनक जिंदगी चलते हैं और जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, इसको हम विकास कहते हैं। तो इस अधूरे विकास की परिस्थिति में हम न समाज को समझ पा रहे, न अर्थव्यवस्था को समझ पा रहे और अपनी मानसिकता को लगातार विकृति के तौर पर ले जाते जा रहे हैं। संस्कृति को हमने उपकरण बना लिया है, समन्वय को हम नकार रहे हैं, हताशा हम पैदा कर रहे हैं, निराशा के दौर में अपनी नई पीढ़ी को डाल रहे हैं, शिक्षा को हमने बाजार बना दिया, उपभोक्तावाद की मंडी पर उसको खड़ा कर दिया, नए नए हम प्रयोग करते जा रहे हैं। बच्चे का वजन 13 किलो, बैग का वजन 17 किलो, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं ना कोई साल बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना हम ठीक से मूल्यांकन कर पा रहे, देख पा रहे, इससे समस्याएं क्या पैदा हो रही है। इससे हम अपनी जो नई पीढ़ी है, जिसको हम कच्चा माल कह सकते हैं, वो कच्चा माल जो प्रोसेस के तहत पक्का होना चाहिए, जो उत्पादन बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो सीधा हम डंप कर रहे हैं, उसको अपशिष्ट में डाल रहे हैं, उसको हम वेस्टेज में जा रहे हैं। हाँ चलिए, वो जैसी भी स्थितियां हैं और हम अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, एक व्यक्ति की, एक परिवार की, एक समाज की, एक विचारधारा की मिटाना चाहते हैं ताकि मौलिकता खत्म हो जाए। और मौलिकता खत्म होकर भीड़ झंडे उठाने हो, नारे लगाने वाली हो, आवाज के साथ इधर जाने वाले हो, आवाज के साथ उधर सवाल उठाने वाले लोग ना हो। हम इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी परिस्थितियां पैदा की जा रही है, अवसरवादी ताकतें सारी जगह हमें भाग रही हैं, सद्भाव तकरीबन खत्म किया जा रहा है।
दोहन संसाधनों का इतना कर रहे हैं वो किसी के पास कुछ भी नहीं, और पतन हो रहा है मानवीय मूल्यों का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय संस्कृति का और विरासत का। कमी हो रही है विश्वास की, मौलिकता की, संवाद की और आदर्शों की, और द्वंद हो रहा है मानसिकता का। और उसके चलते हुए हम पूरी की पूरी पीढ़ी को भोगवादी व्यवस्था के अंदर ले जाकर उसको चीजें परोस रहे हैं, जिसके चलते हुए हम सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। साधन और साधना, उसके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। साधन उपलब्ध हो रहे हैं, प्राय हम दे भी पा रहे हैं, लेकिन साधना नहीं है, और साधन और साधना के बीच में गायब है तो संवेदना है। तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जो भगत सिंह और उसके साथियों के समय में जो आजादी तक की परिस्थितियां थी, वो बिल्कुल अलग तरह की परिस्थितियां थी। आजादी के बाद के इन 80 सालों में हम बिल्कुल अलग तरह पर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में कम या ज्यादा ये चीजें इस विषय पर यहाँ मैं डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह कोई सवाल बातचीत आएगी तो वहां शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि वर्तमान संदर्भ में हमने सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ हम रस्मी तौर पर गोष्ठी को लेकर इन चीजों को देखेंगे तो उसका अर्थ नहीं है। तो अब जरूरत क्या है इस बारे में बात करने की? यदि इन सारे पहलुओं पे चर्चा हुई, यदि हम इस बारे में विचार नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले हमें जो बदलाव का जो समय है, संक्रमण है, इसकी चुनौतियां भी समझनी होंगी, इसके खतरे भी समझने होंगे, इसकी संभावनाएं भी समझनी होंगी। अतीत से हमने प्रेरणा लेनी है और उन प्रेरणा के आधार पर हमने अनुभव की बात भी करनी है। स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृति को हमने नई तरह से समझना है। नई तरह से कैसे समझना है ये इस बात पर निर्भर करता है। फिर मैं एक वही किस्सा 1857 से टच करके ले रहा हूं कि 1857 में जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, हिसार के डिप्टी कमिश्नर थे शाहबाज बेग। उस आदमी को जो है पहले आजीवन कारावास दिया गया अप्रैल के महीने में। जनवरी में था उन्हें पकड़ा और अप्रैल के महीने में उसको आजीवन कारावास दे दिया। कलकत्ता से चिट्ठी आई कि इस आदमी को दंड पूरा नहीं दिया, इसको दोबारा दंड दो, और दोबारा दंड देने की प्रक्रिया में उसको 18 सितंबर को फांसी दी, लेकिन 14 सितंबर को जज के साथ उसके सवाल जवाब होते हैं। 26 सवाल हैं, केवल 2 का जिक्र करूंगा ताकि हमें समझ में आए कि वो लोग क्यों और किस तरह की बात कर रहे थे। जज ने सवाल किया उससे, शाहबाज बेग तो हिसार का डिप्टी कमिश्नर था, तेरे को 450 रुपए महीना नौकरी मिलती थी, तेरे पास 12 जो है रथ थे, तेरे पास 24 घोड़े घोड़ियां थे, तेरे पास 30 से ज्यादा नौकर थे, 6 एकड़ में तेरा मकान था, तो क्यों शामिल हुआ इसमें? कहता जज साहब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित नौकरी कर रहा, सुविधाएं भी इतनी थी जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और 450 रुपए महीना। उस समय की बात कीजिए जब 1 रुपया 10 पैसे 16 तोलना हो तो फिर कितना होता होगा उसका अंदाजा लगाइए। फिर कहता है कि हाँ निश्चित तौर पर सुरक्षित नौकरी कर रहा था, लेकिन सच तो ये भी है कि मेरे को तो थोड़ा सा दे रहे थे, आप जहाज में भर भर के जो ले जा रहे थे, और मेरे देश के लोगों को जब पता चला तो फिर मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आपका साथ दूं या फिर उनका साथ दूं। उस मिट्टी में बना था तो उसका साफ करने का फैसला मेरा रहा। कहता चलिए, कहता फिर क्या तेरे को अंजाम मालूम नहीं था? कहता जज साहब किस अंजाम की बात करते हो आप? मेरे को अंजाम मालूम नहीं तो आप कैसे कह सकते हो? अभी 9 जनवरी को आपने राजा नाहर सिंह को फांसी दी दिल्ली के चांदनी चौक में। उसके शरीर को आपने डेड बॉडी के तौर पर बैलगाड़ी में डाला, फिर आपने उसके टुकड़े किए और फिर आपने उसको गंदे नाले में फेंका। आपने 18 जनवरी को हादसे में हुकमचंद जैन और मुनीर बेग को फांसी दी, और हुकमचंद जैन हिंदू था उसको आपने दफनाया, और मुनीर बेग मुस्लिम था उसको आपने जलाया। कहता जज साहब जलाइए, दफनाइए, गंदे नाले में फेंकिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्थिति कुछ भी हो मैं इस मिट्टी में मिलूंगा, और जब मैं इस मिट्टी में मिलूंगा उस मिट्टी में नया अनाज पैदा होगा, और उस अनाज को मेरे देश की नई पीढ़ी खाएगी और वो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। यही मेरा सपना। तो हमारी आजादी की लड़ाई, इस तरह की आजादी की लड़ाई इस तरह के भावों के तौर पर है। हमने उसका विश्लेषण उसी संदर्भ में
राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में ना तो ये राष्ट्र एक व्यक्ति ने बनाया, ना किसी एक वर्ग ने, ना किसी एक विचारधारा ने। 3-3.5 साल की प्रक्रिया है, उसको हमें अलग ढंग से समझना है। हमें व्यापक तौर पर संवाद करना है अपने साथ, बच्चों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों से, दूसरे संस्कृति के लोगों से, दूसरे गांव के लोगों से, पास पड़ोस के लोगों से। और हमने जो अवसरवादी शक्तियां हैं उनकी स्थिति को, उनकी मानसिकता को, उनकी संकीर्ण सोच को समझना है और उसी अनुसार नए उपकरण पैदा करने होंगे। आधुनिकता से हम उत्तर आधुनिकता में चले गए, उसकी चुनौतियों को समझकर इनको लेना है। सहेजना है तो विश्वास को, सकारात्मक सोच को, जिम्मेदारी को, और हमें परिवर्तन करना है दृष्टि में नहीं, दृष्टिकोण में, समय के साथ आगे चलती हुई विचारधारा में और चिंतन के नए नजरियों में। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, इसके नए दायरे विकसित करने होंगे और मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर चहलकदमी करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। यदि हम इस तरह की स्थितियों के बीच में इन सारे पहलुओं को इस नजरिए से जानने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत कुछ नया समझ में आएगा, नए पहलू होंगे। नया भगत सिंह का दर्शन, उनके आजादी के बाद के सपने, उनकी आजादी के बाद की प्लानिंग तब समझ में आएगी। और यदि दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत, जिसका 73 देशों में कभी राज हुआ करता था, यदि उनका बिस्तर बन सकता है, उनको देश छोड़कर जाने की बात कर सकते हैं, E.F. जोसेफ जैसा DCA सपना ले सकता है कि आने वाले 500-400 सालों में तो हम अंग्रेजी राज को यहाँ से बिगड़े नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें वो एक नई समझ, नए दायरे के साथ लेकर इस 23 मार्च को नई तरह से समझना है। मेरा एक आशा और विश्वास है कि हम इसको प्रूव करते हुए ये बताएंगे, ये क्लियर करेंगे और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि जो कुछ आपने दिया था हम उसको संजोएंगे और आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय साथियों,